नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हर दिन हम आपके लिए अलग अलग विषय लेकर आते हैं जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, ताकि उनसे जुड़ी तमाम जानकारी विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए हम आप तक पहुंचा सके। इसी क्रम में आज भी दो खास विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं जिस पर आप भी इस कार्यक्रम के दौरान अपने सवाल पूछ सकते हैं, टोल फ्री नंबर के जरिए या फिर ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भी। तो आइए आपको बता दें आज के विषयों के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो है किसान उत्पादक संगठन, साथ ही बात होगी भेड़ व बकरी में प्रजनन के बारे में। इन विषयों से जुड़े सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर ले टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें हमारा व्हाट्सएप नंबर जिसके जरिए आप अपना सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए व्हाट्सएप करें 8800520717 पर। इस नंबर पर आप सवाल भेज सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपना नाम और स्थान लिखना न भूलें। इसके अलावा ईमेल के जरिए अगर आप सवाल भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। जी हाँ, तो सवाल के साथ साथ नाम स्थान जरूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस.के. सिंह, आप उप कृषि विपणन सलाहकार हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अरुण कुमार तोमर, जो कि निदेशक है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर, राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए बातचीत की अब शुरुआत करते हैं हेलो किसान कार्यक्रम में। और जैसा कि हमारा आज का पहला विषय है किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ, तो इस बारे में सरकार जोर शोर से प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा एफपीओ बनाया जाए और खास तौर पर 10,000 एफपीओ का सीधा सीधा लक्ष्य रखा गया है। तो डॉक्टर सिंह, आपसे सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि ये जो किसान उत्पादक संगठन है, खेती किसानी में किसानों के लिहाज से इनकी क्या भूमिका है कि इस पर इतना जोर दिया जा रहा है? हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में छोटे और मझोले किसानों की संख्या बहुत अधिक है। छोटे और सीमांत किसान हैं वो 46% से भी 86% से भी अधिक हैं जी। उनकी छोटी छोटी जोतें होती हैं, उसमें खाद, बीज, तकनीक और सेवाएं को प्रयोग करने के लिए आर्थिक तौर पर ठीक नहीं पड़ता है। और साथ ही जब उनको उपज मिलती है तो छोटी छोटी उपज जो किसको बेचें, कहाँ बेचें, ये बहुत समस्या होती है। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम इनका एक समूह बना दें जो कि पूर्णतया एक सहकार के सिद्धांत पर बना हुआ है कि सब एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। और फिर इनको क्या होता है कि थोक में ये सब सामान मिलते हैं, अच्छी गुणवत्ता के मिलते हैं, और जब इनकी उपज होती है तो वो कम लागत में पैदा होती है, क्योंकि कम लागत में इनके सारे आदान मिल जाते हैं और अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। और उसको जो ये बाजार में अपनी चीज़ों को, अपने उत्पाद को अच्छे तरीके से बार्गेन करके जो खरीदार होते हैं और अच्छे मूल्य पर बेच पाते हैं। इसी सिद्धांत पर ये योजना को लाया गया। बिल्कुल, यानी कि बुआई से लेकर बाजार तक की व्यवस्थाओं में किसानों के लिए बेहद ही हितकारी है। किसान उत्पादक संगठन कैसे बनाए और इसके लिए क्या क्या अहर्ता की आवश्यकता है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक समूह होता है जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा होता है और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। हर एक एफपीओ में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होते हैं। एफपीओ को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने एफपीओ को छोड़कर हर एक एफपीओ में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रखा गया है। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने एफपीओ में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। एफपीओ से जुड़ने के कई फायदे हैं, जैसे किसानों को अपनी उपज का बाजार मिल जाता है, साथ ही किसान खाद, बीज, दवाइयाँ और कृषि उपकरण भी आसानी से खरीद पाते हैं। इतना ही नहीं, किसानों को बिचौलियों से भी मुक्ति मिलती है।
अगर किसान अकेला अपनी पैदावार बेचने जाता है तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है, लेकिन एफपीओ सिस्टम में किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे भाव मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ बिचौलिए नहीं होते। एफपीओ को एक अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। 5 साल की अवधि में प्रत्येक एफपीओ को संभालने के लिए सीबीबीओ को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये थी किसान उत्पादक संगठन से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर तोमर, अब आपका रुख करना चाहूंगी। और जैसे कि हमारे देश में हम देख रहे हैं कि लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो तमाम तरह के उत्पाद हैं उनकी ज़्यादा मांग बढ़ चली है, चाहे दूध, मांस, ऊन की बात की जाए तो। ऐसे में जो ये बढ़ती संभावनाएं हैं, बाजार है, इसे देखते हुए जो भेड़ बकरी पालन है वो किस तरह से किसानों की आर्थिक प्रगति की जो राह है उसे आसान बना सकती है। इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि भेड़ बकरी पालन की क्या महत्ता है किसानों के लिए। देखिए, हमारे देश में जितने भी छोटे सीमांत किसान जी या ऐसे क्षेत्र जहां पर खेती करना या बड़े पशुओं को पालना आसान काम नहीं है, ऐसी स्थिति में भेड़ बकरियों को पालकर अपनी आजीविका, वर्ष भर रोजगार प्राप्त करने का जो जरिया है, ये छोटे पशु जिनको भेड़ बकरियां बोला जाता है, ये चलते फिरते बैंक हैं किसानों के लिए। जी जी। इनको बेचकर, इनको पालकर वर्ष भर एटीएम की तरह इनको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे किसान पालते हैं। जी। और आजकल जैसा आपने कहा कि हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या और उनकी खाने की आवश्यकता, जो मांस की रिक्वायरमेंट है, जो ऊन की रिक्वायरमेंट है, जी, तो ये छोटे पशु ही पूरा करते हैं। यदि देश में बढ़ते हुए मांस की बात करें तो आज यदि मांस की कीमत की बात करें तो 600-700 रुपए किलो का मांस प्राप्त हो, तो उसकी प्राप्ति के लिए ये छोटे पशु ही एक अच्छा विकल्प है, जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या की मांस की मांग को हम लोग पूरा कर सकें। जी बिल्कुल। तो हमारे जो छोटे किसान हैं वो इन पशुओं को पालकर, क्योंकि ये पशु पालन जो है ये कम खर्चे का है जी, इसमें कम ध्यान की देने की आवश्यकता है जी। और यदि वैज्ञानिक प्रबंधन से इसको किया जाए तो ये मुनाफे का सौदा साबित होने के कारण बन। तो कम लागत में आसानी से और अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है भेड़ बकरी पालन, और इनकी प्रजनन क्षमताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। भेड़ों को मुख्य रूप से ऊन के लिए और बकरियों को दूध या मांस के लिए पाला जाता है। इनकी गर्भावधि सिर्फ 5 महीने होती है, इसलिए प्रजनन दर काफी ज्यादा है। भेड़ और बकरियां दोनों ही साल भर में 1 या 2 बार मेमने को जन्म दे सकती हैं। अगर आप ज्यादा उत्पादन चाहते हैं तो अच्छी नस्ल की बकरियों और बकरे का चुनाव करें। बकरी आम तौर पर 12 महीने की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाती हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मां और बच्चे के स्वास्थ्य की दृष्टि से बकरी को 15 माह से पहले गर्भ धारण नहीं करवाना चाहिए। वैसे तो इनके गर्भावस्था का सही समय अप्रैल-जून और फिर सितंबर-नवंबर होता है, लेकिन पौष्टिक आहार देने पर ये किसी भी समय गर्भावस्था योग्य हो सकती हैं और इनका नियमित ऋतुकाल 18 से 20 दिन होता है। राजस्थान भेड़ और बकरी पालन के लिए जाना जाता है। बकरी पालन में ये अभी भी पहले नंबर पर है, लेकिन भेड़ पालन में खिसककर चौथे पायदान पर चला गया है। ऐसे में भेड़ों का बेहतर प्रजनन बहुत जरूरी है। मादा भेड़ अगर 2 साल में 3 बार बच्चे को जन्म दे रही है तो ये अच्छा प्रजनन माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से ये संभव भी है, क्योंकि देश में प्राकृतिक गर्भाधान के अलावा कृत्रिम गर्भाधान और भ्रूण स्थानांतरण की तकनीक भी विकसित हो चुकी है। भेड़ लगभग हर 17 दिन में मधुचक्र में प्रवेश करती है, जो करीब 30 घंटे तक चलता है। ज्यादातर भेड़ों का प्रजनन काल सर्दी में होता है, जबकि कुछ भेड़ें किसी भी मौसम में प्रजनन करने में सक्षम होती हैं।
जो लोग ज्यादा संख्या में भेड़ या बकरी पाल रहे हैं उन्हें चाहिए कि अपने झुंड को सीजन के हिसाब से बांट दे और साल में 2 या 3 बार ही प्रजनन कराएं। ऐसा करने से उनकी देखभाल, प्रबंधन, पोषण और निगरानी में आसानी रहेगी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम नमस्ते, आवाज आ रही है? जी विपिन जी हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम मेरा सवाल ये था कि किसान उत्पादक संगठन में जैसे हम जुड़ जाते हैं तो मतलब जो अपना उत्पाद है, मतलब जैसे गेहूं है, चना या सोयाबीन, तो हमें से स्थानीय स्तर पर ना बेचना चाहें और बाहर निर्यात करना चाहें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा और प्रोसेस क्या रहेगा, ये जानना था। जी आइए जानते हैं। जी डॉक्टर सिंह बताएं। विपिन जी आपका बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि इसका उस योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि उत्पाद को भारत के अलावा विदेश में भी भेजा जाए, इसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो अब आप कैसे करेंगे, आपका प्रश्न यहीं पर केंद्रित है। तो आप चूंकि समूह में होते हैं तो उस समूह में आपके एक सीईओ भी होता है उस एफपीओ में। तो सीईओ क्या करेगा कि आपको उत्पाद को यह पता करेगा कि कहाँ की बाजार में उसकी डिमांड है, किस देश की बाजार में उसकी डिमांड है। वह पता करने के बाद वैसे ही उत्पाद का आप द्वारा निर्माण कराया जाएगा, पैदावार कराया जाएगा, उसको वैल्यू ऐड किया जाएगा, प्रसंस्कृत किया जाएगा। और अगर कोई ऐसा उत्पाद है जो कि अपेडा के थ्रू जाने वाला है तो अपेडा से वो संपर्क करेगा और संपर्क करने के बाद आपके उत्पाद को वो निर्यातित कराएगा, एक्सपोर्ट कराएगा। ये इसका एक उद्देश्य भी इस योजना का कि एक्सपोर्ट मार्केट में कृषि उत्पादक संगठनों का अधिक से अधिक उत्पाद भेजा जाए। जी विपिन जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर तोमर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने बताया कि जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके लिए भेड़ बकरी पालन बहुत ही ज़्यादा लाभ का सौदा हो सकता है। इसके लिए अच्छी नस्लों का चुनाव करना भी बेहद ज़रूरी है। तो जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी अच्छी नस्लें हैं भेड़ में और बकरी में जिनका चुनाव किसानों को करना चाहिए। देखिए सही बात है, किसी भी व्यवसाय में, पशुपालन व्यवसाय में सबसे पहला कदम अच्छी नस्ल के पशु रखना है। यदि भेड़ों की बात करें तो लेकिन अलग अलग उद्देश्यों को लेके हमारी अलग अलग नस्लें कुदरत ने बनाई। यदि अच्छी ऊन की बात करें तो उसके लिए अलग नस्ल है। यदि भेड़ों से अच्छा मांस प्राप्त करना है तो उसके लिए नस्ल अलग है। यदि अच्छे ऊन और मांस दोनों प्राप्त करने हैं तो उसके लिए नस्लें अलग हैं। इसी प्रकार से बकरियों की नस्लों के बारे में भी, कोई दुधारू नस्ल की बकरी है, कोई के बच्चे अच्छे बढ़वार होते हैं, अच्छा मीट प्राप्त होता है। तो उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नस्लों का चयन करना चाहिए। सबसे पहले हम अपनी जलवायु को देख लें कि हम किस वातावरण में रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि किसी भी पशु को अधिकतम उत्पादन करने के लिए वहां की जलवायु में एडप्ट होना, अभ्यस्त होना बहुत जरूरी है। यदि आप भेड़ पालन की, भेड़ों की बात करें, राजस्थान में यदि बात करें, मगरा, चोकला, मारवाड़ी, मालपुरा, ये वो नस्लें हैं जो राजस्थान की जलवायु में बहुत अच्छे से पनप सकती हैं। और बिल्कुल डॉक्टर तोमर, बकरियों के भी अच्छी नस्लों के बारे में आपसे जानेंगे आगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। गिरीश जी नागपुर महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गिरीश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम आपने एफपीओ के बारे में बताया कि आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? जी जी बिल्कुल गिरीश जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ एफपीओ, अगर अपने एफपीओ से अगर मान लो हमने सोयाबीन उगाया और मेरे पास 100 क्विंटल सोयाबीन है और ऐसे 300 एफपी है, तो डायरेक्ट मेरे को 100 क्विंटल तो एफपीओ को ही बेचना पड़ेगा ना। तो डायरेक्ट जब उसको बेचना पड़ा वो किस रेट में लेगा? जी डॉक्टर सिंह, शायद ये विपणन, गिरीश जी विपणन की बात कर रहे हैं कि हम कैसे उसको बेचेंगे। तो ये एफपीओ जो है वो किसानों का समूह होता है और इसको हम कंपनी में या कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड कर देते हैं। अब उनका उत्पाद पैदा हुआ तो इसीलिए इसमें व्यवस्था किया गया है कि इसको कैसे विपणन किया जाए। तो जैसे हो सकता है तेल उत्पादक कंपनियां होंगी जो सोयाबीन का क्रशिंग करती होंगी, तो वो पूरा एफपीओ का जितना उत्पाद है, जितना वो मार्केटेबल सरप्लस बनता, जितना विक्रय के लिए आता है, उसको वो खरीद कर टाई अप अरेंजमेंट में जाएंगे और उनको वो बेच देंगे।
उनको लगता है नहीं, हमको ऐसे नहीं बेचना है, हमको ऑयल निकाल के बेचना है, हमको इसको ब्रांडिंग करके बेचना है। यह काम जो है आपका जो CBBO बताया गया है उसका कार्य है। वो क्या करेगा कि आपको एक बिजनेस प्लान देगा, उस प्लान के तहत क्या लगता है नहीं हमको अच्छा मूल्य कब मिलेगा जब हम तेल बनाएंगे, तेल बना के ब्रांडिंग करके फिर वो बाजार में बेचेगा। अब उसको देखना है कि हमको डोमेस्टिक बाजार में बेचना है कि विदेश में बेचना है। तो ये सारा कार्य उसी का है, और जितने भी आपके मार्केटेबल सरप्लस बन जाएंगे उसका मार्केट प्रदान करना। जी जी बिल्कुल। तो गिरीश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और जान लिया होगा आपने कि FPO के जरिए विपणन जो है वो किस तरह से किया जाता है आमतौर पर। बहरहाल हमारी बातचीत यहाँ पर जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम किसान उत्पादक संगठन और भेड़ व बकरी में प्रजनन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नंदस्वरूप जी। नंदस्वरूप जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नंदस्वरूप जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है। आपसे गुजारिश होगी कि आप नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें और आप भेड़ बकरी पालन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते थे, हम बस इतना ही समझ पाए हैं। तो डॉक्टर तोमर को सुझाव देना चाहेंगे अगर भेड़ बकरी पालन करना चाहते हैं तो। इनका जो सवाल था वो बिल्कुल समझ में नहीं आया है। जी जी बिल्कुल। हो सकता है कि जब हम चर्चा करेंगे तो उनका जवाब इनको मिल जाए। जी जी बताएं। भेड़ नस्लों की हम बात कर रहे थे। किसी भी व्यवसाय में सबसे पहला जो स्तंभ होता है वो नस्ल का होता है, उसके बाद उसका वैज्ञानिक प्रबंधन होता है। तो इन दोनों चीजों जहां होंगी वहां पर पशुओं से प्रति पशु उत्पादन बहुत अच्छा और अधिक मिलेगा, जिसमें लागत को भी कम किया जा सकता है और उत्पादन बढ़ा के उसकी अपना जो आमदनी है वो बढ़ाई जा सकती है। भेड़ नस्लें में जो बता रहा था, इसमें बता जो संस्थान जो हमारा अभिकानगर संस्थान है, इसने एक अभी हाल फिलहाल एक नस्ल बनाई है जो एक साल में 2 से 3 बच्चे, एक बार में 2 से 3 और 4 बच्चे भी देती है। वह अविशान नस्ल है
और हमारे संस्थान द्वारा इस नस्ल के पशुओं को किसानों को दिया जाता है ताकि वो एक साथ ही अपनी आमदनी दुगनी तिगनी कर सके। ये अविशान 3 भेड़ नस्लों का सम्मिश्रण है। इसी प्रकार से आप कहते हैं बकरी की कौन कौन सी अच्छी नस्लें हैं, क्षेत्र के अनुसार यदि बात करें तो इस क्षेत्र में सिरोही, झकराना, बीटल, जमुनापारी, बरबरी, ये कुछ बकरियों की नस्लें हैं जो दूध और मांस के लिए अच्छी नस्लें, जिनको पालकर यहाँ के किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन हो, अच्छी नस्लें हो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अच्छी आमदनी किसान कमा सकते हैं। उसके बाद आवास व्यवस्था इनका परफेक्ट होना चाहिए, आहार व्यवस्था बिल्कुल एकदम इनके शरीर को संपूर्ण इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसी हो जो पैसे भी कम लगे और उत्पादन भी ज्यादा हो। दूसरा, इनके स्वास्थ्य प्रबंधन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए ताकि एक एक पशु को जिंदा रखकर स्वस्थ उत्पादन और अधिक आय प्राप्त की जा सके। बिल्कुल। तो डॉक्टर तोमर, पशु प्रबंधन के बारे में आगे आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। अशोक प्रजापति जो उज्जैन मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मैडम, प्रजनन क्या होता है और इससे क्या अच्छी नस्ल से कराया जाए तो इससे ये रोगों से लड़ने की क्षमता और स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है इसका? जी बिल्कुल। तो बताएं डॉक्टर तोमर, ये सवाल व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे पास आया है, तो इसका जवाब बताएं कि अच्छे नस्लों से अगर जो गर्भाधान है वो कराया जाए तो क्या रोग से लड़ने की क्षमता भी विकसित होती है? पशुपालन में प्रजनन व्यवस्था बहुत ही उपयोगिता रखती है। स्वस्थ बच्चे का जन्म हो ताकि अच्छी नस्ल के पशु अपने रेवड़ में विकसित किए जा सके। निश्चित ही अच्छी नस्ल के पशु, स्वस्थ पशुओं का बीच कराया गया प्रजनन से ही स्वस्थ बच्चे और अच्छी नस्ल के बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। यह नस्ल सुधार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यदि प्रजनन व्यवस्था की बात करें। और यदि हम नस्ल सुधार करना चाहते हैं अपने रेवड़ में, तो हम अच्छे नस्ल के पशुओं को, स्वस्थ नस्ल के पशुओं को जो कम से कम बीमार होते हों, जिनका शरीर भार अच्छा हो, जिनका उत्पादन क्षमता बहुत उत्तम क्वालिटी की हो, ऐसे पशुओं के बीच ही हम प्रजनन कराएं, जिससे कि अच्छे पशुओं को अपने रेवड़ में प्राप्त किया जा सके। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है अशोक जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं नितेश मिश्रा जी, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। नितेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते, मेरा नाम नितेश मिश्रा, नरसिंहपुर से बोल रहा हूँ। जी बताएं। जी मैम, हाँ, हमारे यहाँ पर 2 नस्ल की बकरियां हैं। पहली है जमुनापारी और दूसरी है सिरोही। उसमें पीपीआर रोग का किस प्रकार से हम नियंत्रण करें, उसका टीकाकरण कब होता है? पीपीआर एक जो रोग है उसका टीकाकरण कब किया जाता है? बिल्कुल, आइए जानते हैं। जी बताएं डॉक्टर तोमर। देखिए, हर तरह के जो 3-4 मुख्य बीमारियां हैं, पीपीआर है, इंट्रोटोक्सीमिया है या सीप गोट पॉक्स है, इनके शेड्यूल्ड बने हुए होते हैं। हम नजदीकी पशु चिकित्सा में इसका हम प्राप्त समय लेके इनका टीकाकरण वहां के डॉक्टरों से करा सकते हैं। कुछ वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज लगती है। ये पशु चिकित्सक की राय से ही किसी भी बीमारी का टीकाकरण करा सकते हैं। ये सरकार द्वारा निःशुल्क कराए जाते हैं। तो वहां के नजदीकी पशु चिकित्सालय से ये जानकारी लेके अपने पशुओं का, बल्कि सभी पशुओं का समयानुसार टीका कराकर अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं। जी जी नितेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और टीकाकरण के बारे में आपने जान लिया यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए हमारे दर्शकों के जो सवाल आ रहे हैं उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सवाल भेजा है अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाहते हैं कि किसान उत्पादक संगठन कृषि में किन किन उत्पादों से संबंधित है और ये किसानों के लिए किस तरह से लाभदायक साबित हो रहा है। जी डॉक्टर सिंह, जानना चाहेंगे आपसे। जो किसान उत्पादक संगठन है, जहाँ तक उत्पाद की बात है, तो जो उत्पाद वहाँ पर पैदा होता है आपके क्षेत्र में, उसी पर ही संगठन का निर्माण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी और उत्पाद पे जाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्लस्टर बेस्ड होता है।
4 गांव, 5 गांव, 6 गांव में जो एक प्रमुख उत्पाद है जिसकी विपणन व्यवस्था की ज़रूरत है, उसी उत्पाद को चयनित किया जाता है। अब ये लाभ कैसे देता है? आप जानते हैं कि आप किसी चीज़ का बीज लेने जाएंगे, 1 किलो, आधा किलो, 200 ग्राम, 400 ग्राम लेंगे तो आपको महंगा मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का भी हो सकता ना मिले। तो लेकिन अब जब आप थोक में लेंगे, आपके पास 200, 300, 400, 500 किसान होंगे और सामूहिक रूप से इसका परचेजिंग की जाएगी तो वो सस्ता मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा। ऐसे ही आप उर्वरक डालना चाहते हैं, उर्वरक अगर आप खुदरा में लेंगे आपको महंगा मिलेगा, ढुलाई का भी प्रॉब्लम होगा। अगर आप इसको थोक में लेंगे 300-200 किसान तो ये भी सस्ता मिलेगा। तो इस प्रकार से आप वैज्ञानिक तरीके से खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 1 एकड़ में, आधा एकड़ में ट्रैक्टर से या कल्टीवेटर से या कैसे खेती करेंगे। लेकिन जब आपके पास एक बड़ा भूभाग हो जाता है सभी किसानों का, तो आप यही नहीं, आप कोई भी टेक्नोलॉजी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। जब अच्छा उत्पादन करेंगे कम लागत में तो आपको इनकम भी बढ़ेगी। फिर आप मार्केटिंग की व्यवस्था आती है, आपके पास पर्याप्त मात्रा में जब उत्पाद होगा तो अच्छे से आप बार्गेन करके अच्छी जगह बेच सकते हैं, जहां चाहें अपनी इच्छा अनुसार। इस तरीके से किसानों को फायदा करता है। बिल्कुल। तो अंकुर जी, जाना आपने कि किस तरह से एफपीओ किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। रामलाल जी उदयपुर राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रामलाल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैडम, मैं जानना चाहती हूँ हमारे बकरी पालन करने से कौन सी नस्ल का मुझे फायदा होता है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर, तुम्हें बताइए, बकरी पालन करना चाहते हैं, अच्छी नस्ल कौन सी? राजस्थान से हैं शायद किसान भाई? जी जी बिल्कुल। राजस्थान में सिरोही नस्ल या सोजत नस्ल की बकरियां, और यदि मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ नस्ल की बकरियां उत्तम बकरियां हैं। इनको पालकर ये अपना बकरी पालन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर तोमर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि किस तरह से पशुओं से अच्छा उत्पादन अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पशु प्रबंधन पर ध्यान देना बेहद ही जरूरी है। तो इस तरह से अच्छे पशु प्रबंधन के जरिए जो पशु हैं उनके प्रजनन दर में किस तरह से वृद्धि की जा सकती है? देखिए, किसान का या पशुपालक का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि उसके पशुओं से प्रतिवर्ष या समयानुसार अच्छे बच्चे प्राप्त हों। क्योंकि आज जो मेमना पैदा हुआ है या आज जो गाय या भैंस या भेड़ बकरियों के जो बच्चियां पैदा हुई हैं, ये भविष्य के पशु होते हैं। तो हमारा सारा ध्यान अच्छे और स्वस्थ बच्चे पैदा करने पर होना चाहिए जी। उसके लिए हम अच्छी नस्ल की पशु, स्वस्थ पशु के बीच ही प्रजनन कराएं, ये पहली आवश्यकता है। प्रजनन की यदि हम बात करें, प्रथम प्रजनन आयु पशु की उसके उचित नस्ल के अनुसार शरीर भार हो। ऐसा ना हो कि हम शरीर भार आने से पहले या उसका वयस्क होने से पहले उसका प्रजनन करा दें, तो ऐसी स्थिति में स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं होंगे। दूसरा, माँ जो मादा पशु है उनके स्वास्थ्य की भी हानि होगी। तो हम इन सब चीजों का ध्यान रखें कि उपयुक्त या उचित आयु, जब पशु वयस्क हो जाए, उसका शरीर भार उपयुक्त आ जाए, तभी उसकी प्रजनन कराएं। तो पहली आवश्यकता है। दूसरा, उत्तम नर से ही अच्छे पशुओं का मिलान कराएं, जिससे अच्छी नस्ल के बच्चे आपके रेवड़ में जन्म लेंगे और अच्छी नस्ल के स्वस्थ बच्चे ही आगे आपके रेवड़ में उत्पादकता का स्तर सुधारने का काम करेंगे। बिल्कुल जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। कन्हैया लाल जी उज्जैन मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कन्हैया लाल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, ये कि अधिक करके बकरियों में बीमारी अधिक हो जाती है, तो उसके मतलब रोकथाम के लिए क्या करना? जी, किस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, ये बकरियों के अंदर अधिक बीमारी होती है, तो उसके उपाय के लिए क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर तोमर। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि भेड़ बकरियों को यदि सही तरीके से रखें तो इन बकरियों में या इन भेड़ों में बीमारियां बहुत कम होती है। और 3-4 बीमारियां हैं, इनका समय पे हम यदि टीकाकरण करा लेते हैं, जैसे सीप या गोट पॉक्स है जी, इंट्रोटॉक्सीमिया है और पीपीआर है। इनके समय समय पर सरकार द्वारा जो टीकाकरण कराया जाता है, जिसका प्रोग्राम चलाया जाता है, इसका यदि टीकाकरण करा लेते हैं तो रेवड़ में इस तरह की कोई बीमारी नहीं आती।
और पशुओं का आहार व्यवस्था यदि अच्छी हो, समय से उनको साफ सुथरा पानी मिल जाए और हरा और सूखा चारे का मिश्रण मिल जाए, तो ऐसे पशु बीमार होने की संभावना कम रहती है। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमारा पशु स्वस्थ हो, वैक्सीनेटेड हो। जी बिल्कुल। तो कन्हैया लाल जी, उम्मीद है इन बातों का ख्याल आप जरूर रखेंगे, पशुओं का टीकाकरण समय पर जरूर कराएं और स्वच्छता और पशुओं के लिए आहार व्यवस्था का भी ध्यान रखें। इसी तरह से हेलो किसान कार्यक्रम में हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में, जिसमें आज हम किसान उत्पादक संगठन और इसके साथ ही भेड़ बकरियों में प्रजनन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। युद्धवीर सिंह जी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। युद्धवीर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम जी। जी नमस्कार, बताएं। मैम मैं एक किसान किसान जी युद्ध जी बताएं। मैम मैं लोन लेने से बचता हूँ, तो मुझे कोई जानकारी बताइए जिससे मैं किसी कर सकूं। जी ठीक है, आइए जानते हैं कि आर्थिक रूप से अगर कमजोर स्थिति है तो सरकार की तरफ से एफपीओ के लिए क्या सहायता दी जाती है। जी बताएं डॉक्टर सिंह। युद्धवीर जी, ये आपके लिए ही योजना बनी है, भारत सरकार ने ये योजना आपके लिए ही लाया है। अगर आप जुड़ते हैं किसी एफपीओ में तो इसमें बहुत सारे वित्तीय लाभ दिए जाते हैं। जैसे हर एफपीओ को 18 लाख रुपए 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। उसमें आप एफपीओ को चलाने के लिए जो सीओ रखेंगे उसकी सैलरी भी शामिल है 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। जो उसमें आप अकाउंटेंट रखेंगे उसकी भी सैलरी 10,000 रुपये सम्मिलित है। इसके साथ ही उस एफपीओ को चलाने के लिए जो कहीं ऑफिस खोलेंगे, जितने भी खर्चे हैं कुल मिला के 18 लाख रुपये ये है। और दूसरा जो है इसमें 2,000 रुपया पर किसान सदस्य के हिसाब से इक्विटी ग्रांट भी सरकार देती है। मैचिंग ग्रांट बोलते हैं, मतलब कि जितना पैसा आप उसमें जमा करेंगे उतना पैसा सरकार भी आपके खाते में डाल देगी, ताकि आप वो एफपीओ जो है कोई बिजनेस का काम करना चाहे तो उसको पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध हो जाए। तीसरी समस्या क्या थी किसानों की कि भैया उनको ऋण ही नहीं मिलता था। बैंक में जाते थे कि अगर उनको खेती किसानी करने के लिए, कोई व्यापार धंधा करने के लिए लोन लेना है तो उनको कोलेटरल मांगा जाता था कि आपका बंधक किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो इस समस्या का निदान पाने के लिए सरकार ने एक फंड बना दिया है, क्रेडिट गारंटी फंड कहते हैं। अगर आपको वहाँ से लोन लेने की ज़रूरत है तो 2 करोड़ तक के लोन को सरकार जो है उसके लिए खुद ही कोलेटरल दे देती है, आपको कुछ नहीं देना है। तो यह जो है मुख्य वित्तीय सहायता जो एफपीओ को किसानों को दी जाती है। उसके साथ ही तकनीकी तौर पर आपको मदद करने के लिए इसमें एक व्यावसायिक संगठन भी रखा गया है, जिसको हम लोग सीबीबीओ बोल देते हैं। तो वो फसल की बुआई से लेकर आपके उपज का विपणन तक पूरी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उसकी ही होती है।
बिल्कुल। तो युद्धवीर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और जान लिया होगा आपने कि किस तरह से एफपीओ में कार्य किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं जो व्हाट्सएप के जरिए हमारे एक दर्शक ने भेजा है। सवाल भेजा है राकेश जी ने बिहार से। जानना चाहते हैं कि प्रजनन काल में बकरियों में आहार व्यवस्था कैसी रखें। तो डॉक्टर तोमर बताएं इस बारे में। देखिए, प्रजनन के लिए या प्रजनन के समय जी पशु का ज्यादातर ध्यान ब्रीडिंग के लिए होता है और वो खाने पीने में इतना ध्यान नहीं। लेकिन यदि पशु खाएगा पिएगा नहीं तो उसकी प्रजनन क्षमता पे फर्क पड़ेगा। तो रूटीन के अलावा पशुओं को अच्छी क्वालिटी का हरा चारा और थोड़ा सप्लीमेंटेशन के लिए उसको संतुलित आहार दाना उसको यदि हम पशुओं को देंगे और समय पे पानी देंगे तो ऐसे आहार व्यवस्था से पशुओं की प्रजनन, क्योंकि ओवरऑल बॉडी स्कोर के ऊपर प्रजनन की क्रिया डिपेंड करती है। यदि पशुओं की आहार व्यवस्था और बॉडी स्कोर अच्छा, शरीर भार होगा तो प्रजनन क्रिया या प्रजनन करने में ये सहायक होंगे। जी राकेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आहार व्यवस्था कैसी करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। सीमा जी ने सवाल भेजा है जौनपुर से। जानना चाहती है कि एफपीओ में महिलाओं के लिए क्या कोई विशेष प्रावधान है। जी डॉक्टर सिंह। हाँ, जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है तो यह योजना बनाते समय ही भारत सरकार ने ध्यान रखा कि महिलाओं का अधिकतम प्रतिनिधित्व हो। तो जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसमें आपका प्रतिनिधित्व होना जरूरी है और आपको वरीयता दी जाएगी। अगर आप किसान कि जो महिला किसान उपलब्ध हैं तो यह पीओ में शामिल करने के लिए आपको वरीयता दी जाएगी। और जहाँ तक वित्तीय संसाधनों का या वित्तीय व्यवस्था का प्रबंध करने की बात है तो सरकार इसके लिए सभी छोटे मझोले किसानों को बराबर ही वित्तीय सहायता देती है और जो तकनीकी सहायता देना है वो भी सभी किसानों को ही दिया जाता है। तो लेकिन आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाता है, महिलाओं को इसमें प्रेफर किया जाता है। जी डॉक्टर सिंह, ये भी जानना चाहेंगे कि जिन किसानों ने अब तक एफपीओ नहीं बनाया है या उससे नहीं जुड़े हैं उनके लिए कि एफपीओ का जो गठन है वो किस तरह से किया जाता है, कितने सदस्यों के साथ इसकी शुरुआत की जाती है और क्या अहर्ता भी कुछ होती है जिसे पूरा करना ज़रूरी है। मोनालिसा जी, अच्छा प्रश्न है क्योंकि सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि इसको हम बनाएं कैसे। जी। दूसरा प्रश्न इसमें जुड़ा होता है कि इससे क्या लाभ होगा, क्या क्या चीज़ इसमें मिलती है। और सबसे पहली बात यही है कि जो आपको अगर एफपीओ में जुड़ना है तो आपको कुछ बनाने जैसा नहीं करना है कि आपको कुछ एफपीओ बनाना नहीं है। सरकार ने इसके लिए खुद ही व्यवस्था कर रखी है कि जो सीबीबीओ होगा वो आपके गांव को चयनित करेगा। चयनित करने का मतलब एक व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि वो स्वयं जाके चयनित कर लेगा। वो देखेगा कि कौन सा कहाँ पर कौन सी क्लस्टर हो सकता है, किस उत्पाद का हो सकता है। जब आपका गांव चयनित हो जाता है तो जिला स्तर पर एक कमेटी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, वहाँ ये पास हो जाने के बाद फिर वहाँ के किसानों को जोड़ा जाता है। अब बात ये आई कि आप कैसे जुड़ें, तो चूंकि इसमें जो न्यूनतम संख्या होती है वो मैदानी क्षेत्रों में 300 है लेकिन अधिकतम सीमा नहीं है। इसलिए यह बात कि आपको जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, तो आप अगर इच्छुक हैं तो जुड़ना ही है क्योंकि अधिकतम कोई सीमा ही नहीं है इसकी, तो आप उसमें जुड़ जाएं। और यह जो बनाने का कार्य है उसको आपको उसमें कुछ नहीं करना है। आपको बिजनेस या अन्य जो संबंधित कार्य है वो सब वहाँ के सीबीबीओ को करना है। आपको जैसे खेती करते थे वो खेती करते रहना है। विपणन में मदद मिलेगी, खेती की तकनीक बताई जाएगी और अच्छी सी ट्रेनिंग की व्यवस्था है। सबसे बात है कि हम ये चीज़ कैसे करें, वो चीज़ कैसे करें। इसमें एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है कि अच्छे से आपको हर प्रकार की ट्रेनिंग की जाएगी, चाहे वो उत्पादन से संबंधित हो चाहे वो विपणन से संबंधित हो। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मुकेश पटेल जी, देवास मध्य प्रदेश से। मुकेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मुकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी बताएं। अपने पास बकरी है तो दूध कम देती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर तोमर बताएं, बकरियों में दूध उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ाने के लिए क्या उपाय अपनाएं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अलग अलग उद्देश्य से हमारी नस्लें होती हैं। यदि इनकी नस्ल में दूध देने की क्षमता या दूध देने की नस्ल नहीं है तो दूध उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन
आगे उससे अच्छे दुधारू पशु हों, दुधारू बच्चे हों, इसके लिए अच्छा है कि वो दूध देने वाली, अधिक दूध देने वाली नस्ल के मेल से प्रजनन करा दें, ताकि पैदा होने वाले बच्चे में दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। दूसरा, हाल फिलहाल जो बकरियां इनके पास हैं, उनके अच्छे आहार व्यवस्था से, उनकी अच्छी आवास व्यवस्था से दुग्ध उत्पादन काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पशु अच्छा स्वास्थ्य होगा, उसका बॉडी स्कोर अच्छा होगा, वो अच्छा खाएगा पिएगा, तो निश्चित ही ऐसी स्थिति में उसका किसी भी प्रकार का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जी डॉक्टर तोमर, ये तो बकरियों की बात हुई, जानना चाहेंगे भेड़ों के मामले में अगर देखभाल पशु प्रबंधन की बात की जाए तो किस तरह से उनकी देखभाल की जानी चाहिए? देखिए, ज्यादातर भेड़ और बकरियां, या तो गाय, ये बकरी की बात करें या भेड़ की बात करें, दोनों ही पशु एक तरह से मोस्टली प्रबंधन व्यवस्था एक जैसी है। जी। बकरियों में तो भेड़ों में थोड़ा सा दूध का मामला कम है, लेकिन फिर भी हमारे देश में एक दो नस्लें ऐसी हैं जिनसे अच्छा दूध भी प्राप्त किया जा सकता है। जी। और वैज्ञानिक प्रबंधन, जो मैं बार बार कह रहा हूं, वो भेड़ हो या बकरी हो, इनका आवश्यक है। इनके जो आवास व्यवस्था है वो भी दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि इनको प्रतिकूल मौसम से बचाया जा सके। ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्मी पशुओं के लिए ठीक नहीं होती, तो इनको अच्छे आवास की व्यवस्था भी होती है। इसके अलावा मैंने बताया कि इनको समय समय पे थोड़ा बहुत घुमाने फिराने या चरने भी, जैसे कि हम कहते हैं कि भेड़ों को तो आमतौर से चरा के ही पाला जाता है, लेकिन आने वाला समय बाड़े में ही, जिस प्रकार से हम गाय भैंसों को बांध के या रख के पालते हैं, जीरो ग्रेजिंग की यदि बात करें, तो आगे भेड़ बकरियों को भी बाड़े पर ही रखकर वैज्ञानिक तरीके से हम पालकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और किसान उत्पादक संगठन के बारे में भी हमारी बातचीत यहाँ पर जारी है। डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि इस क्रम में आपने CBBO का कई बार जिक्र किया। CBBO यानी कि क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है किसान उत्पादक संगठनों में? सबसे बड़ी अगर भूमिका इस योजना में किसी की है तो वो CBBO की है। CBBO आपका क्लस्टर का मतलब उस क्षेत्र को देखेगा कि उसका कौन कौन से गांव उसमें लिए जा सकते हैं, कौन सा वहां का उत्पाद है जिस पर बिजनेस किया जा सकता है। क्योंकि आप ध्यान दें कि FPO का मतलब आप किसान खेती करने से ना रहकर आप इंटरप्रेन्योरशिप करना है आपको, तो वो देखेगा कि इंटरप्रेन्योरशिप किस उपज, किस उत्पाद को लेकर किया जा सकता है। उसके बाद फिर उन वहाँ के किसानों को जो उसमें इच्छुक होंगे उनको वो एकत्रित करेगा। फिर बात आती है कि उसको जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी कानून में रजिस्ट्रेशन कराने की, चाहे वो कंपनीज एक्ट में हो और चाहे वो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में, आपको रजिस्टर कराएगा। रजिस्टर कराने के बाद बात आती है कि आपकी मीटिंग वगैरह कराएगा, क्योंकि ये एक कंपनी होगी या एक कोऑपरेटिव होगी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उनको सब कराएगा। उसको कराने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपके लिए एक बिजनेस प्लान तैयार करेगा कि आपको बिजनेस प्लान कैसे करना है, क्या बिजनेस करना है, क्या कैसे सोइंग करनी है, कौन सी फसल लेनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है, पूरी वैल्यू चेन की जिम्मेदारी है कि आपको बिजनेस प्लान वो देगा। इसके साथ ट्रेनिंग भी करेगा और करवाएगा। जहाँ जाना होगा, विजिट कराना होगा। अभी एक उदाहरण के तौर पर देखें कि यहाँ हमको उनको लाना होता है, अगर अभी FPO का हमको जल्दी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी लाना पड़ा था, तो उसमें भी हम इन्हीं के माध्यम से ही एक्सेस कर पाते हैं आपको। बिल्कुल, तो काफी बड़ी भूमिका होती है CBBO की किसान उत्पादक संगठनों में। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। विकास जी इस वक्त हमारे साथ अयोध्या उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। विकास जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। मैम, मुझे एक तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए कहाँ से ट्रेनिंग मिलेगा बकरियों का? जी। और उसका ट्रेनिंग हम कैसे ले सकते हैं, मतलब बकरी फार्मिंग के लिए? और अयोध्या में कौन सा नस्ल है जो सबसे बढ़िया रहेगा हमें पालन के लिए? जी डॉक्टर तोमर बताएं। देखिए, भेड़ बकरी पालन की जो ट्रेनिंग है, लगातार केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो फरा मखदूम में है उत्तर प्रदेश में ही, और दूसरा हमारा अपना संस्थान जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है, यहाँ से समय समय पर ट्रेनिंग का शेड्यूल निकलता रहता है, और 1 दिन से लेके 3 महीने तक की ट्रेनिंग होती है, जिसमें भेड़ बकरी के सर्वांगीण विकास
उनसे कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया जा सके, इस पर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और जो कहीं इन्होंने ये अयोध्या के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे बर्बरी, जमुनापारी, ब्लैक बंगाल, सिरोही नस्ल की बकरियों को पालकर ये अपना बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो विकास जी, जाना आपने कौन कौन सी अच्छी नस्लों का चुनाव आप कर सकते हैं और साथ ही ट्रेनिंग कहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम किसान उत्पादक संगठन और इसके साथ ही भेड़ व बकरी में प्रजनन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारे पास सवाल भेजा है हमारे एक दर्शक ने व्हाट्सएप के जरिए, इसे कार्यक्रम में आइए शामिल कर लेते हैं। प्रतीक जी ने जबलपुर से सवाल भेजा है, जानना चाहते हैं कि एफपीओ की अगर ऑनलाइन कोई सिस्टम है तो इसके लिए पूरी जानकारी कहां से मिल सकती है। जी डॉक्टर सिंह। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अभी एफपीओ जो है डिजिटाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं। कि मैं 3 चीज़ों की बात करना चाहूँगा, अगर विपणन की बात जहाँ तक प्रश्न है जी। तो आजकल आप देखें कि मिलेट्स के उत्पाद, अगर ऐसे मिलेट्स का रॉ बेचेंगे तो कुछ ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। ये बहुत सारे एफपीओ जो मिलेट्स के एफपीओ हैं, मिलेट्स के उत्पाद आटा बना करके, उसका मल्टीग्रेन आटा बना करके, बिस्किट बना करके, ये जो है ब्रांडिंग करके और उसमें लिख करके ये किसानों का सीधा उत्पाद है। ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर इसको डाल रहे हैं और ओएनडीसी के माध्यम से ये चीज़ें खूब बिक रही हैं। तो मेरा अनुरोध होगा प्रश्नकर्ता से, तो कृपया ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर आप सर्च करें और अपने उत्पाद को किसी भी प्लेटफॉर्म में डालें तो ओएनडीसी प्लेटफॉर्म से वो जुड़ जाता है और ख़रीदार भी उसको आपके उत्पाद को अच्छा प्राइस देकर खरीदता है। दूसरा प्लेटफॉर्म ये है हमारे यहाँ ई-नाम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट करके है। तो आप जहाँ हैं वहीं से चाहें एफपीओ का पूरा प्रोडक्ट, चाहे वो ब्रांडिंग करके बेचें या आपको लगता है कि नहीं हमको रॉ ही बेचना है या कुछ वैल्यू ऐड करके बेचना, जैसी आपकी इच्छा हो, तो उसमें भी 2671 एफपीओ जुड़ गए हैं। तो आप भी उसमें जुड़ जाएं और अपने जगह से, जहां पर आपका एफपीओ काम कर रहा है, मंडी में उसको लाने की जहमत ना करें, वहीं से ऑनलाइन उसको ट्रेड कर दें। तीसरी बात जो हुआ है वो फ्यूचर ट्रेडिंग। मैं साधारण भाषा में बात करूंगा कि अगर आज आप फ्यूचर की कोई प्राइस, फ्यूचर की डेट की कोई प्राइस पर बेचना चाहते हैं तो उस पर आप डाल दें, और करीब 405 एफपीओ जो है उसमें जुड़ भी गए हैं और जिसमें करीब 10 लाख फार्मर जो हैं उससे भी लाभ ले रहे हैं। तो यह कोई वायदा बाजार जैसा नहीं है, ये आपको प्राइस एश्योर करता है कि इस डेट पर आपकी उपज का इतना मूल्य मिलने वाला है। तो इस तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपने उत्पाद का बिक्री आप कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रतीक जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब कार्यक्रम में, और जहां तक भेड़ बकरी प्रजनन की बात हो रही है तो डॉक्टर तोमर आपसे जानना चाहेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए अच्छे जो सीमन है वो कहां से प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही इस दौरान पशुओं की देखभाल किस तरह से करें। देखिए, कृत्रिम गर्भाधान नस्ल सुधार के लिए बहुत आवश्यक कदम जी।
ये एक वो टेक्निक है जिससे अच्छी नस्लों को पैदा किया जाता है। इसमें अभी भेड़ बकरियों में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन बकरियों का सीमन अभी जो मथुरा वेटनरी यूनिवर्सिटी है या मखदूम रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा, वहां से कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमन को प्राप्त किया जा सकता है। भेड़ में अभी थोड़ा सा टेक्निक उतनी विकसित नहीं हुई है, क्योंकि भेड़ की अपने जो जननांग है वो कृत्रिम गर्भाधान को या जो जिस प्रकार से गाय भैंसों में सीमन को रख के फिर कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, उस टेक्निक पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे संस्थान द्वारा भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान सफलतापूर्वक आवश्यकता के अनुसार किया जा रहा है, ताकि नस्लों में कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग कर हम ज्यादा से ज्यादा फायदा या अच्छी नस्ल के पशु विकसित कर सकें। ये एक सही है कि भेड़ बकरियों में भी गाय भैंसों की तरह कृत्रिम गर्भाधान कर अच्छे पशुओं को या अच्छी नस्लों को विकसित किया जा सकता है। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उदय सिंह जी। आइए उदय सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार उदय सिंह जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो उदय सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? कृपया टीवी की आवाज बंद रखिएगा। हाँ किया, किया। जी जी, टीवी की आवाज बंद रखिएगा। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मेरे को जमुनापारी बकरी ओरिजिनल किधर मिलेगी? जी डॉक्टर तोमर, जमुनापारी बकरी किधर मिलेगी? ठीक है। हमारा जो संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, एक बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम उत्तर प्रदेश में आगरा के पास ये है। वहां से जमुनापारी की या उसके आसपास से जो पंजीकृत किसान हैं, वहां से भी जमुनापारी की अच्छी नस्ल की बकरियां किसान भाई को प्राप्त हो सकती है। जी डॉक्टर तोमर, आपसे जानना चाहेंगे, भेड़ बकरियों में गर्भपात की समस्या अगर आ रही है तो इसकी क्या वजह हो सकती है और कैसे इसे रोका जा सकता है? देखिए, गर्भपात एक बहुत भयंकर बीमारी है। जब ये छोटे पशुओं में या बड़े पशुओं में आ जाती है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। यदि पहला कारण बताऊं तो बॉडी स्कोर, यदि उसकी आहार व्यवस्था ठीक नहीं है तो उस कंडीशन में भी गर्भपात हो सकता है। यदि गर्भित पशु की आपस में लड़ाई या उसको किसी ने टक्कर मार दी है या कोई एक्सीडेंट हो गया, तब भी गर्भपात हो सकता है। और एक जीवाणु से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में भी गर्भपात हो सकता है। दूसरा, ब्रुसेलोसिस एक बीमारी है जो बहुत भयंकर रूप से पशुओं में होती है, और मेल से या फीमेल से जो ग्रसित पशु है बीमारी से, उसके द्वारा भी यह दूसरे पशु में फैलती है। तो ये बहुत से कारण हैं। इनको बचाने के लिए आप ब्रुसेलोसिस का यदि आपको पहचान होगी तो ऐसे रेवड़ में, ऐसे पशुओं को रेवड़ में स्थान नहीं देना चाहिए, ना ही उससे दूसरे पशुओं को गर्भित और मिलान कराना चाहिए। कारण का पता करके उसका निवारण का व्यवस्था हमें करनी चाहिए। बिल्कुल जी। डॉक्टर अरुण कुमार तोमर, आपने बहुत अच्छी जानकारियां इस कार्यक्रम में हमें दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार जी, थैंक यू। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सिंह, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि एफपीओ में इस वक्त जो किसान हैं, उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना अक्सर करना पड़ जाता है, या बेहतर संचालन के लिए जाते जाते अगर आप कोई सुझाव उन्हें देना चाहें? मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा जी, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो है वो इसलिए भटकते होते हैं कि हमको एफपीओ बनाना है, एफपीओ बनाना है। तो एफपीओ बनाना जैसा कुछ है नहीं। आपको एफपीओ बने हैं तो उसमें आपका अगर उपज है, लगता है कि इस उपज में हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं एफपीओ के साथ मिलके, तो वहाँ पर आप जुड़ जाएं, फिर आप उसका लाभ अच्छे से ले सकते हैं। और दूसरा, एफपीओ के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं का पता चलता है जो कि आपको वैसे नहीं पता होती है। तो अगर आप एफपीओ में जुड़ेंगे तो सबसे बड़ा लाभ है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके बारे में आप जान जाएंगे और आपको लाभ ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और ये तो है ही है कि अपनी उपज का आप अच्छे तरीके से विपणन कर पाएंगे, बाजार व्यवस्था आपको मिल पाएगी, और इसमें जो बहुत सारे आर्थिक लाभ हैं उन लाभों को भी ले पाएंगे। मेरा एक चीज़ जरूर कहना है कि महाराष्ट्र में एक सह्याद्री करके है, मैं अभी जल्दी में विजिट किया था, तो उनका एक कहना था कि मैंने सरकार से कोई मदद नहीं ली है। तो सरकारी मदद के बजाय
सहकार के सिद्धांत पर व्यापार करें और व्यापारी बन करके इसको आगे ले जाएं और अपनी आय बढ़ाएं। इतना ही कहना चाहूँगा। डॉक्टर एस के सिंह, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विस्तार से जाना आज आपने किसान उत्पादक संगठन के बारे में और साथ ही भेड़ बकरी पालन के बारे में। उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए जरूर लाभदायक साबित होंगी। आगे बढ़ते हैं और अगले विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा जिस पर चर्चा की जाएगी कार्यक्रम के दौरान, वो है मोटे अनाज की खेती और साथ ही मशरूम की खेती। तो इन दो विषयों पर अगले कार्यक्रम के दौरान चर्चा की जाएगी। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए अपना सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। ईमेल के जरिए सवाल भेजने के अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इनके जरिए भी आप लगातार हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इनसे जुड़े रहें। कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी मिलती रहेगी और आप अपने सवाल और विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप कभी भी दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देख सकते हैं और ये सभी जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल से जरूर जुड़े, जहां पर आपको हेलो किसान के तमाम एपिसोड्स मिल जाएंगे। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसके जरिए आप सीधे सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हेलो किसान में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।